नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। ये चुनाव जो चल रहा है, ये चुनाव बाकी सारी चीजों के लिए तो याद किया ही जाएगा, लेकिन इस बात के लिए जरूर याद किया जाएगा कि देश के प्रधानमंत्री ने 7 चरणों में कैसे स्टेप बाय स्टेप अपनी भाषा को लगातार गिराया है। और यह भाषा सुनकर कई बार ऐसा लगता है कि क्या हम वाकई उसी देश में हैं जहां जवाहरलाल नेहरू जैसे प्रधानमंत्री के भाषणों की किताबें बिकती हैं। लोग भाषणों को पढ़ के दुनिया भर के लोग सीखते हैं कि भाषण किस तरह से दिया जाना चाहिए, या उसी देश में हैं जहां इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोग प्रधानमंत्री हुए हैं, जो जब भाषण देते थे तो सारी दुनिया टकटकी लगाकर सुनती थी कि क्या कह रहे हैं। चुनाव पहले भी होते रहे हैं, चुनाव कोई नया नहीं है, 2014 से पहले भी चुनाव होते रहे हैं। एक तो प्रधानमंत्री इतनी ज्यादा सभाएं नहीं करते थे, लेकिन चलिए एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं, एक्स्ट्रा टूए भी उनको हमेशा से पसंद है। ठीक है, जितना चाहे भाषण दे, जितनी चाहे सभाएं करे, जितना चाहे इंटरव्यू दे, कौन रोक सकता है। लेकिन 2014 के चुनाव के पहले प्रधानमंत्री भाषा के इस स्तर पर नहीं गिरते थे। बताते थे कि उन्होंने क्या किया अपने कार्यकाल में। जो विपक्ष होता था, विपक्ष की नीतियों की आलोचना करते थे, लेकिन भाषा का एक न्यूनतम स्तर, एक मर्यादा बनी रहती थी, और कम से कम धमकी वाली भाषा तो कभी इस्तेमाल की ही नहीं गई। लेकिन यहां हालत यह है कि प्रधानमंत्री जी बिहार गए, बिहार में और कुछ जो कहा वो कहा, उस पर बात करेंगे। तेजस्वी यादव को धमकी देके चले आए कि ये जो हेलीकॉप्टर से घूम रहे हैं, चुनाव खत्म होगा और उसके बाद इनको जेल जाना पड़ेगा। ये जैसे ही ये हेलीकॉप्टर में चक्कर मारने का समय उनका पूरा होगा, जेल का रास्ता तय हो जाएगा। नाम तो नहीं लिया, सीधे नाम तो नहीं ले सकते थे, लेकिन सीधी सीधी धमकी तो थी, जिसके जवाब में तेजस्वी ने तुरंत एक ट्वीट किया, जिस ट्वीट में 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। पहली चीज तो आरक्षण खत्म करने को लेकर जो बात थी उसको क्लियर किया कि कैसे संविधान के तहत केवल अभी तक सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिलता है, और सरकारी नौकरियां लगातार जिस तरह से खत्म की जा रही हैं, आरक्षण अपने आप खत्म हो जाएगा। और दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये लिस्ट जो है गुजरात में उन मुस्लिम जातियों की है, ओबीसी के अंदर आने वाले उन मुस्लिम जातियों की है जिनको आरक्षण दिया जाता है। दरअसल प्रधानमंत्री पहले दिन से सबसे ज्यादा शोर ये मचा रहे हैं कि ओबीसी और एससी एसटी का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे दिया जाएगा। दिलीप मंडल जैसे जो लोग हैं लगातार इसको बूस्ट कर रहे हैं। मेरा एक सवाल है आपसे। पहली बात तो यह कि महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस और गुजरात में खुद नरेंद्र मोदी अपने यहां जो ओबीसी में मुस्लिम आते हैं उनको आरक्षण देते हैं। दूसरा सवाल यह है कि आरक्षण का आधार क्या है। आरक्षण का आधार धर्म नहीं, पिछड़ापन है। आरक्षण का आधार यह है कि जिन लोगों को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है उनको रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। और मुख्यमंत्री रहते हुए भी, प्रधानमंत्री रहते हुए भी मोदी जी तो मुसलमानों की बात करते ही पसामानदा की बात करते हैं। पसामानदा का मतलब क्या हुआ? जो पिछड़े हुए मुसलमान हैं, ऐसे मुसलमान हैं जो मुख्यधारा में शामिल नहीं हैं, वो अपने आप ओबीसी में आ जाते हैं, और जब ओबीसी में आते हैं तो उनको आरक्षण मिलता है। अब जब नरेंद्र मोदी खुद इसको स्वीकार कर चुके हैं, अपने गुजरात में आरक्षण दिया है, महाराष्ट्र की बात हुई और भी बहुत सारी जगहों पर है, तो इस समय चुनाव में जो वो शोर मचा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ वोटिंग के लिए मचा रहे हैं। चलो इतना फिर भी मान लिया हमने, लेकिन उसके आगे जहां भाषा का स्तर गया है उसके बारे में मैं बाद में कहूंगा। ये नौजवान जो कह रहा है, पहले उसको सुन लीजिए। आज की डेट में आप पीएम का भाषण भी परिवार के साथ नहीं देख सकते हैं, ये स्थिति है। अभी देखिए, आज ही की बात है, मैंने टीवी खोला हुआ तो परिवार के साथ देखने के लिए, सोचो थोड़ा न्यूज देख लूं, तो अब मेरा दुर्भाग्य समझिए या बदकिस्मती, उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी का पाटलिपुत्र वाला भाषण चल रहा था। 2 मिनट बीते नहीं होंगे कि वो बोलना चालू कर दिए कि जिसको मुजरा देखना है वो ये करे वो करे। अब बताइए भैया, आप प्रधानमंत्री है देश के, ये कोई भाषा है? उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। ये सी ग्रेड फिल्मों वाली भाषा है, थोड़ी मर्यादा रखिए। मुझे तो इनफैक्ट हैरानी होती है कि किस तरीके से, मतलब कैसे, और दुख की भी बात है कि कैसे लोगों ने इस आदमी को प्रधानमंत्री बना दिया 2014 और 2019 में। सुन लिया आपने? मतलब एक नौजवान ये कह रहा है कि अब तो मोदी जी का भाषण जो है वो परिवार के साथ बैठकर सुनने लायक नहीं रहा। मंगलसूत्र से शुरू हुए थे और मुजरे तक पहुंच गए। अब आजकल हीरा मंडी फिल्म बहुत चल रही है, सब लोग नेटफ्लिक्स पे देख रहे हैं। हो सकता है मोदी जी भी थके हुए हों, हवाई यात्रा के दौरान कहीं बीच में हीरा मंडी थोड़ी देर फिल्म देखी हो, तो उसका मुजरा उनके दिमाग में रह गया। उस फिल्म में इतनी बार मुजरे का उपयोग है कि शायद वो मुजरा उनके दिमाग में रह गया हो।
इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। विपक्ष मुजरा कर रहा है, ये भाषा है। ये प्रधानमंत्री हैं हमारे और ये भाषा बोल रहे हैं, मुजरा कर रहा है। ये क्या सड़कों की भाषा, कोठों की भाषा क्या चुनाव में बोली जाएगी? और उसको भी डिफेंड करने वाले लोग हैं। कल मैंने देखा उसको भी लोग डिफेंड कर रहे थे। ये क्या बताता है? बताता सिर्फ दो चीजें हैं। पहली बात तो ये कि आपकी पढ़ाई लिखाई ऐसी नहीं हुई है कि आपको पता हो कि भाषा का स्तर क्या होता है। और दूसरी एक और बात बताता है, बहुत मजेदार। प्रधानमंत्री जी पहले ही राउंड से लगातार जाल बिछा रहे हैं, जाल फेंक रहे हैं। पहले भी यही करते रहे, कांग्रेस के ऊपर एक जाल फेंक दो, फिर पूरी कांग्रेस मिलकर उसका जवाब देती रहेगी और प्रधानमंत्री जी मजे लेते रहेंगे। इस बार हो गया उल्टा। उनके जाल पे जाल, जाल पे जाल, जाल पे जाल फेंके जा रहे हैं और कांग्रेस नहीं, पूरा का पूरा विपक्ष उनके किसी जाल का जवाब देने की जगह सीधे सीधे रोजगार का मुद्दा उठा रहा है, आरक्षण का मुद्दा उठा रहा है, जाति जनगणना का मुद्दा उठा रहा है, गरीबी का मुद्दा उठा रहा है, महंगाई का मुद्दा उठा रहा है। और ये सारे ऐसे मुद्दे हैं जो जनता सीधे सीधे समझ पा रही है। जब आपसे महंगाई कहा जाता है तो आपको इतिहास की किताब नहीं खोलनी होती है। जब आपसे बेरोजगारी कहा जाता है तो आपको विज्ञान की किताब नहीं खोलनी होती है। आप जानते हैं कि बेरोजगारी की क्या स्थिति है। अपने अगल बगल आप रोज देखते हैं कि बेरोजगारी की क्या स्थिति है। हम लोग जहां बैठे हुए हैं वहां तो यह हाल है कि अक्सर रिश्तेदारों का, दोस्तों का, कई बार फेसबुक ट्विटर पे फॉलो करने वाले युवाओं का अक्सर मैसेज आता रहता है, सर कोई नौकरी हो तो बताइएगा, सर कहीं नौकरी हो सके तो बताइएगा। कोई कहता है लड़का जो है डिप्लोमा करके बैठा हुआ है, कोई कहता है बीटेक करके बैठा हुआ है, नौकरी नहीं मिल रही है। और अब तो हालत यह है कि आईआईटी जैसा संस्थान जहां बस एक बार एडमिशन हो जाए तो फिर आदमी दोबारा सोचता ही नहीं था। ये मान के चलते थे कि अब आईआईटी में चला गया है तो शानदार नौकरी मिल जाएगी। वहां से भी डिग्री लेने के बाद 30-35% लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है। ये ऑन द रिकॉर्ड है, चुनाव के बीच में ही ये आया है। तो विपक्ष बेसिक मुद्दों को उठा रहा है। बेसिक मुद्दों पर मोदी जी के पास कोई जवाब नहीं है। विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि भैया आप तो 74 साल के हो गए और एक और टर्म मांग रहे हो, और एक युवा सेना में भर्ती होता है उसको 4 साल बाद अग्निवीर कह के निकाल देते हो। अब खतरा यह है कि आज जो अग्निवीर सेना में लागू हुआ है कल बीएसएफ में लागू हो जाए, सीआईएसएफ में लागू हो जाए, कल पुलिस में लागू होना शुरू हो जाए। तो मतलब यह हो जाएगा कि हमारा जो पूरा का पूरा रक्षा सिस्टम है, जो पूरा का पूरा रक्षा का व्यवस्था है, हमारे यहां रक्षा की व्यवस्था है, वो पूरी की पूरी ठेके पर ही चलने लगेगी। और ठेके पर वो चलेगी उसका तो अलग नुकसान है। हमारे यहां जो युवा होंगे 4-4 साल, 3-3 साल, 2-2 साल नौकरियां करके सड़क पे होंगे, ना उनके पास काम होगा, ना कोई इज्जत होगी। हालत यह है कि लोगों की शादियां नहीं हो रही हैं, घर नहीं बन रहे हैं, और ये सारी चीजें लोगों को कहीं ना कहीं अपील कर रही हैं। इन सब के बदले में जवाब में क्या है मोदी जी के पास? सिर्फ और सिर्फ एक चीज है, 5 किलो अनाज। पहले तो मैं ये बता दूं कि जो लोग पुराने हैं, जो लोग जानते हैं, वो ये जानते हैं कि सरकारी राशन से, सरकारी जो राशन की दुकान हुआ करती थी, वहां से अनाज पहले भी लगभग मुफ्त ही मिला करता था। 2 रुपए किलो टाइप की प्राइसेस होती थी, उस पर अनाज मिला करता था। और सिर्फ अनाज नहीं मिलता था, कॉपियां मिलती थी, शक्कर मिलती थी, मिट्टी का तेल मिलता था। आपके घर में अगर शादी ब्याह है तो शक्कर की बोरी मिल जाती थी पहले से एप्लीकेशन देकर। वो राशन की व्यवस्था पूरी तरह से खत्म करके 5 किलो अनाज, और अब 5 किलो अनाज को ऐसे पेश किया जा रहा है जैसे वो एहसान हो, जैसे लोगों ने कर्जा लिया हो सरकार से और वापसी में उनको वोट देना है। सुनिए मोदी जी क्या कह रहे हैं। आज 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाना मिलता है, मुफ्त राशन मिलता है, तो वो आशीर्वाद देते हैं कि नहीं देते हैं? आपको पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? लेकिन अगर आपने वोट नहीं दिया होगा तो वो पुण्य आपके खाते में जमा होगा क्या? तो पुण्य पाप गिना रहे हैं, कह रहे हैं अगर आपने 5 किलो अनाज लिया हुआ है और सरकार को वोट नहीं देंगे तो पुण्य नहीं मिलेगा। फिर तो कोई कह सकता है कि अगर कांग्रेस के बनाए हुए सरकारी स्कूल में आपने पढ़ाई की है, कांग्रेस की बनाई हुई यूनिवर्सिटी में आपने पढ़ाई की है, तो फिर तो मोदी जी को कोई पुण्य नहीं मिलना चाहिए। कांग्रेस की लगातार मुखालिफत वो कर रहे हैं, उनको कोई पुण्य नहीं मिलना चाहिए। कल को कोई ये भी कह सकता है कि हमारी बनाई हुई सड़क पे चलते हो। भैया सुनो, ना कोई सड़क हमारे लिए अपने बाप के पैसे से बनाता है, ना कोई यूनिवर्सिटी बनाता है, ना कॉलेज बनाता है, और ना ही कोई 5 किलो अनाज अपने घर के पैसे से हमको देता है।
जनता जो टैक्स देती है, और मैं बार बार कहता हूं कि जनता टैक्स देती है, इसका मतलब यह नहीं होता है कि सिर्फ अमीर आदमी टैक्स देता है, गरीब से गरीब आदमी भी टैक्स देता है। 5 रुपए 4 रुपए का बीड़ी का बंडल खरीदने आप जाते हो तो उस पर भी टैक्स लगता है। एक ब्रेड का पैकेट खरीदते हो तो उस पर भी टैक्स देते हो। तेल खरीदते हो, चीनी खरीदते हो, घर का जो जो सामान खरीदते हो, हर चीज के लिए टैक्स लगता है। पहनने के लिए धोती खरीदते हो, पहनने के लिए टी शर्ट खरीदते हो, हर चीज का टैक्स लगता है। जहां रह रहे हो, बिजली का बिल दे रहे हो, उस पर टैक्स लगता है। पानी का बिल दे रहे हो, उस पर टैक्स लगता है। जमीन है, उस पर टैक्स लगता है। इस देश में रहने वाला हर आदमी जो खाना खाता है वो टैक्स देता है, और उसी टैक्स के पैसे से प्रधानमंत्री महोदय खुद करोड़ों की जहाज से चलते हैं। उसी टैक्स के पैसे से हमारे एमपी, एमएलए, मिनिस्टर ठाठ से रहते हैं, शान से रहते हैं। उसी पैसे से सरकारी दफ्तर चलते हैं, उसी पैसे से ये देश चलता है। उसी में से 5 किलो अनाज अगर लोगों को दिया जा रहा है तो ये कोई एहसान नहीं है। और अब तो कांग्रेस ने भी कह दिया है कि वो अगर सत्ता में आई तो 10 किलो अनाज देगी। तो जनता को 5 किलो अनाज देना ना तो कोई भीख है और ना तो कोई एहसान है जिसमें पाप और पुण्य की बात की जाए। सवाल तो यह पूछा जाना चाहिए कि आखिर आप वो नौकरी क्यों नहीं दे पा रहे हैं जिसके मिलने के बाद आदमी 5 किलो 50 किलो जितनी भी जरूरत होगी वो अनाज खुद खरीद लेगा। लेकिन ऐसे सवालों का जवाब नहीं है उनके पास। कल मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने पीएम मोदी से एक सवाल किया कि मां से मोदी जी को मां से मटन याद आता है, मां से मछली याद आती है, मां से मुगल याद आता है, मां से मंगलसूत्र याद आता है, मां से मुजरा याद आता है, लेकिन मां से मर्यादा नहीं याद आती। और इस मर्यादा का तो जो हनन हुआ है। अब प्रधानमंत्री महोदय राहुल गांधी को जब भी बोलते हैं तो शहजादा बोलते हैं। शहजादा क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनके पिताजी देश के प्रधानमंत्री थे। कल को ये भगवान राम के लिए भी ऐसा ही शब्द उपयोग कर लेंगे, क्योंकि भगवान राम के पिता भी राजा थे, गौतम बुद्ध के पिता भी राजा थे। क्या अपने सिंधिया जी को ये शहजादा बोलेंगे? क्या अपनी पार्टी में जो जयपुर के राजघराने से हैं, ग्वालियर के राजघराने से हैं और कौन कौन से राजघराने से हैं, क्या उनको शहजादा बोलेंगे ये लोग? क्या अमित शाह को शहजादा बोलेंगे? और अगर राहुल गांधी शहजादे हैं तो फिर प्रधानमंत्री महोदय को अगर कोई निजाम साहब बोल दे, अगर उनको कोई बादशाह बोल दे, फिर तो बुरा लग जाएगा। फिर तो सारी पार्टी सीना पीटना शुरू कर देगी, हाय हाय हमारे प्रधानमंत्री जी को क्या बोल दिया। और प्रधानमंत्री जी सबसे मजेदार बात यह है कि जब इंटरव्यू देते हैं तो कहते हैं मुझे गालियां मिलती हैं। अभी आपने सुना होगा वो इंटरव्यू जिसमें एक आदमी पूछता है कि आप क्या लेते हैं, कौन सा एनर्जी ड्रिंक लेते हैं, रेड बुल लेते हैं। अब पता नहीं रेड बुल वाले से पैसा मिला था प्रचार करने के लिए या क्या हुआ था। सुनिए क्या बातचीत हुई थी। आपके अंदर वो एनर्जी क्या आती है? मेरे अंदर क्यूरोसिटी ये रहती है, क्या वो प्रोटीन मिल्कशेक है, क्या वो प्रोटीन सप्लीमेंट है, इंस्टेंट एनर्जी ड्रिंक है, रेड बुल है? पहली बात है कि एक तो मैं कोई गोली नहीं खाता, गालियां जरूर खाता हूं। तो सुन रहे हैं आप, प्रधानमंत्री महोदय कह रहे हैं कि मुझे तो गालियां मिलती हैं। अरे प्रधानमंत्री महोदय जी, आपसे ज्यादा गालियां तो कोई दे ही नहीं सकता, कंपटीशन नहीं कर सकता। पहला जब फेज चल रहा था तो आपने कहा कांग्रेस आपसे मंगलसूत्र छीन लेगी। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। यह अलग बात है कि उसके बाद कार्टून आ गए कि कैसे किसान आंदोलन से लेके और कोरोना तक कितने सारे लोगों के मंगलसूत्र छिन गए। दूसरा फेज आया तो आपने कहा कांग्रेस आपकी भैंस छीन लेगी। तुम्हारे पास 2 भैंस हो तो एक भैंस कांग्रेस वाला कैसे सरकार में आपी दो, एक तुम्हारा छोकरा ना पानी। मैं कांग्रेस तबेला खोलने वाली है कि भैंस छीन लेगी। तीसरा फेज आया तो आप कहने लगे मछली पर आप आ गए। तेजस्वी यादव ने नवरात्रि के एक दिन पहले मछली का फोटो, मछली खाते हुए एक अपना वीडियो शेयर किया था। आप मछली पर आ गए। यह अलग बात है कि पश्चिम बंगाल में वही मछली आपके गले में अटक गई है और ममता बनर्जी ने मछली को इशू बना लिया है। वहां तो बिना मछली के किसी का काम ही नहीं चलेगा, चाहे नवरात्र हो चाहे ना हो। नवरात्र के 9 दिन वहां पर मांस खाने पे किसी को कोई दिक्कत है नहीं। इस देश में इतनी विविध संस्कृति है। आपके अपने मुख्यमंत्री गोवा में सस्ता बीफ देने की बात करते हैं और यहां आके, दिल्ली में आके, यूपी में आके आप लोग शाकाहारी बनने लगते हैं। चौथा फेज आया तो आप तेलंगाना में थे। तेलंगाना में आपको अदानी अंबानी याद आ गए। जरा ये साझा घोषित करें कि चुनाव में ये अंबानी अडानी से
कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है। आपने रातों रात अंबानी, अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ का टेम्पो भर भर के पैसा पहुंचा रहे हैं राहुल गांधी को। तो लोगों ने सवाल आपसे पूछ लिया कि जब दिल्ली के सेंट्रल में राहुल गांधी का बंगला है, सरकारी बंगला जिसको आपने खाली करा लिया था, दोबारा आपको फिर देना पड़ा, जब सेंट्रल दिल्ली में राहुल गांधी के बंगले पर टेम्पो से पैसे अदानी अंबानी पहुंचा रहे थे, तो अदानी अंबानी के घर ईडी का छापा क्यों नहीं पड़ा। यह अलग बात है कि उसी बीच में कोयला घोटाले की खबर आ गई कि कैसे इंडोनेशिया से सस्ता कोयला खरीद कर और यहां तमिलनाडु में 3 गुनी कीमत पर उसको बेचा गया। सरकार को चूना भी लगाया गया, पर्यावरण को चूना भी लगाया गया, लेकिन ऐसे सवालों पर तो मोदी जी बोलते ही नहीं है। और 5वां फेज आते आते तो वो भगवान हो गए। उन्होंने कहा, मुझे अब लगता है कि मुझे मां ने जन्म नहीं दिया, परमात्मा ने सीधे भेजा है। परमात्मा ने किस लिए भेजा है भाई आपको? परमात्मा ने आपको भेजा है, आप परमात्मा की संतान हो और मुजरे की भाषा अगले ही दिन यूज करते हो। 6वां फेज आते ही आप मुजरे की भाषा उपयोग करना शुरू कर देते हो। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। अरे भगवान ने अगर आपको भेजा है, वाकई लगता है, तो कम से कम मर्यादा पुरुषोत्तम राम ना बन सकिए, मर्यादा में भाषा तो रखिए। चुनाव में हार जीत होती रहती है। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो कहूंगा मोदी जी पक्का हार रहे हैं। 4 जून को पता चलेगा मोदी जी जीत रहे हैं कि हार रहे हैं। लेकिन एक बात तो है कि परसेप्शन की लड़ाई में मोदी जी हार चुके हैं। पूरा देश, यहां तक कि उनके अपने भक्त भी जानते हैं कि उन्होंने अपने मर्यादा का ध्यान नहीं रखा है, अपनी भाषा को वहां गिरा दिया है जहां वो सड़क और मवाली की भाषा में बदल गई है। अपनी भाषा को, अपनी चीजों को वहां तक ले गए हैं जहां पिछले 5 साल की अपनी, पिछले 10 साल की अपनी कोई उपलब्धि बताने की जगह दिन रात सिर्फ और सिर्फ दूसरी पार्टियों को गाली देना। मतलब आप देखिए, 1971 उनको याद आ रहा है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि 1971 में जब बांग्लादेश वार हुआ था तो मैंने उसमें भी भागीदारी की थी। अब क्या भागीदारी की थी ये तो किसी को नहीं पता है। लेकिन आज वो कह रहे हैं कि 1971 में अगर इंदिरा गांधी की जगह मैं होता तो करतारपुर साहब जो है उसको ले लेता पाकिस्तान से, क्योंकि मेरे पास पाकिस्तान के इतने सारे सैनिक बंधक थे। मैं कांग्रेस वालों को कहता हूं कि जब बांग्लादेश की लड़ाई हुई 90,000 से ज्यादा पाकिस्तान के सैनिक सरेंडर कर चुके थे। 90,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक हमारे कब्जे में थे। हुकुम का पत्ता हमारे हाथ में था। और साथियों, मैं विश्वास से कहता हूं, अगर उस समय मोदी होता तो मैं इनसे करतारपुर साहब लेकर के रहता, तब जाकर के उनको जवानों को छोड़ता। 1971 का इतिहास जिसने भी पढ़ा है वो जानता है कि अगर मोदी जी होते तो अमेरिका का राष्ट्रपति निक्सन एक फोन करता और मोदी जी चुपचाप बैठ जाते। अगर मोदी जी होते तो जो आज बांग्लादेश है उसके लोग उनके ऊपर भरोसा ही नहीं करते। एक सांप्रदायिक नीति वाली सरकार के ऊपर कतई वो भरोसा नहीं कर पाते, क्योंकि वो तो मामला ही मुसलमानों का था। अगर 1971 होता तो बांग्लादेश कभी अलग से नहीं बन पाता। अगर 1971 होता तो शायद ऐसा करने पर चाइना भी आपके ऊपर आक्रमण कर देता। आप कुछ नहीं कर पाते, आप कुछ नहीं कर पाए। चाइना रोज जमीन कब्जा कर रहा है, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इंदिरा गांधी ने निक्सन के सामने खड़े होकर, निक्सन जो बिल्कुल खिलाफ था, 7वां बेड़ा भेजने की बात कर रहा था, उसके सामने खड़े होकर पाकिस्तान के 2 टुकड़े करवा दिए। आपको उसका सम्मान करना चाहिए। रहा सवाल करतारपुर साहब या पाकिस्तान के किसी इलाके पर कब्जा करने का, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी भी कोई चीज होती है। जितना ज्यादा दबाव था इंदिरा गांधी के ऊपर, वो जितना कर सकती थी शानदार किया। शिमला का समझौता किया, जिसके बाद कश्मीर का मामला कभी सीरियसली यूएन में जा ही नहीं पाया। इतिहास का तमाशा बना के रख दिया है। इलेक्शन शुरू हुआ तो श्रीलंका को कोई द्वीप देने की बात शुरू हो गई। बाद में पता चला कि सारा मामला गड़बड़ है, आप इतिहास की ऐसी कर रहे हैं, और अब 1971 तक आए, आगे पता नहीं कहां कहां तक जाएंगे। और इस बीच में अपनी भाषा को आपने वहां पहुंचा लिया है कि आप प्रधानमंत्री बन भी जाएंगे
तो भी आपको वो सम्मान कभी नहीं मिलेगा जो सम्मान दुनिया भर में बड़े राजनयिकों को, बड़े राष्ट्राध्यक्षों को मिलता है। आज वो जमाना है कि आपकी भाषा, आपका भाषण सारी दुनिया में जा रहा है। और मैं कई बार सोचकर ये शर्मिंदा होता हूं कि जब दुनिया के लोग इस भाषण को सुनते होंगे, इसका ट्रांसलेशन पढ़ते होंगे, तो सिर पे हाथ मार के कहते होंगे कि जो देश इतना बड़ा लोकतंत्र था, जो देश इतनी निगेटिव परिस्थितियों में भी इतने लंबे समय तक इतना शानदार लोकतंत्र बना रहा, उसका आज क्या हाल हो गया है। अब आखिरी राउंड है। आखिरी राउंड के पहले, आखिरी राउंड में उनका अपना चुनाव भी बनारस का है। उसके पहले भाषा कहां कहां तक जाती है मैं नहीं जानता, लेकिन यह अच्छी बात नहीं है। एक प्रधानमंत्री को कम से कम अपनी भाषा का, अपने पद का थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। अच्छी भाषा में बोलकर भी चुनाव जीता जा सकता है, संयत रहकर, मर्यादा में रहकर भी चुनाव जीता जा सकता है। शायद इतने डेस्परेट हो गए हैं, शायद हार का डर इतना ज्यादा है कि जबान पर कोई कंट्रोल नहीं रह गया है। ये लोकतंत्र के लिए, हमारे देश के लिए अच्छी बात नहीं है। यही वजह है कि हमारे जैसे लोगों को आकर इस पर बात करनी पड़ती है। आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया।